नॉन जीरो नॉन नॉन जीरो। जीरो। नॉन जीरो डायपोल मोमेंट अगर अपना दिख गया तो हम कहते थे वो आईआर एक्टिव है। उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ओके। मैंने आपको करवाई थी। मैंने कहा था कि अकेले डायपोल मोमेंट के ऊपर नहीं बेस्ड रहना, डायपोल मोमेंट के साथ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी चेक कर लेना। जैसे CO2 था, CO2 देखने में तो क्या लग रहा था, हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, तो वो आईआर इनएक्टिव होएगा। बट वो कहता है जब आप स्ट्रेचिंग की बात करते थे, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखते थे, तो उस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दो तरीके के होते थे। एक तो होता था सिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करते थे तो डायपोल मोमेंट जीरो आता था। बट एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या आता था, नॉन जीरो आ जाता था। तो इसका मतलब CO2 नॉन अगर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाएगा तो वो आईआर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लग इनएक्टिव रहा था, तो एक्टिव। इसका मतलब CO2 अगर जनरल में दिया है तो इनएक्टिव है। बट अगर स्पेसिफिकली डायपोल मोमेंट के साथ पूछा है और स्ट्रेचिंग के साथ पूछा है तो आप कहोगे भाई सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग उसकी डायपोल मोमेंट जीरो बनाती है, आईआर इनएक्टिव करती है, बट एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग उसे आईआर एक्टिव कर देती है। बोलियो, ये बात क्लियर है? हाँ जी, ये बात क्लियर। सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका क्वेश्चन सिंपली यही देखो, अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे उसके अंदर क्या दे रखे हैं आपको, मॉलिक्यूल्स दिए रखे होंगे। जैसे CO2 है, आईआर एक्टिव है कि इनएक्टिव, या चार आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनमें से पूछेगा इनमें से आईआर एक्टिव केड़ा होएगा। तो वहां पे चेक कर लेना जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। बहुत कम चांस होते हैं वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन लगा के आईआर एक्टिविटी पूछे, वो नहीं तो सीधा डायपोल मोमेंट के बेसिस के ऊपर पूछेगा, अगर पूछेगा तो। तो दूसरा क्वेश्चन जो अपन ने कल किया था वो इंटेंसिटी का बन सकता है, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन का बन सकता है। कल हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन की किसकी होती थी, हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की होती थी। सबसे फंडामेंटल ज्यादा में इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी। कौन सी होती थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती थी। और हमने करा था हमारे पास एनर्जी गैप क्या होता था, ज्यादा होता था जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती थी। ये भी कल किया था, याद है लास्ट पे किया था, जो मैंने कल लास्ट पे कॉरस्पॉन्डिंग टू करवाया था, ठीक है। यस। ये यस सर। ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। आज आज मैं आपको हुक्स लॉ करवाता हूं, देखो भी। हुक्स लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते थे, क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। इसी तरीके से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या होता था, हुक्स लॉ कहता था न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू। अब यहां पर के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। म्यू क्या है हमारे पास, रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस्ड मास होता क्या है, अभी आगे जाके बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां देखना, अब हमने ना एक चीज पता है, सी जो होता है वो न्यू लैम्डा के बराबर होता है। सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। तो यहां से जब न्यू की वैल्यू निकालोगे, न्यू क्या आएगा, सी बाय लैम्डा। तो यहां पुट करो न्यू की वैल्यू, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू, ठीक है। अब 1/लैम्डा वैसे का वैसे ही, सी को इधर ले जाओ, 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू। 1/लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ न्यू बार। न्यू बार किसके इक्वल आ गया, 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू। ये आपके पास क्या आ गया, न्यू बार आ गया। बोलो, ये बात क्लियर? हाँ जी, ये बात क्लियर, इसमें कोई डाउट? अब यहां पे देखना, ये जो न्यू बार था मैंने निकाला, 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू मैंने किया। ये जो 1/2 पाई सी है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। और अगर हम बात करें न्यू बार की, टू गेट न्यू बार इन सेंटीमीटर इनवर्स, अगर न्यू बार को अपन सेंटीमीटर इनवर्स में बनाना चाहते हैं, वी हैव टू पुट, हमें क्या करना पड़ेगा, के किसके अंदर, डाइन पर सेंटीमीटर के अंदर, और म्यू किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, AMU के अंदर, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, जब ये फॉर्मूला कांस्टेंट की वैल्यू सारी सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं, पुट करने के बाद न्यू की वैल्यू, न्यू बार की वैल्यू क्या आती है, 4.12 अंडर रूट के बाय म्यू, ठीक है। ये हमारे पास 4.12 वैल्यू निकल आती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये वैल्यू कहाँ से आई। अब ये वैल्यू के पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं बता देता हूं, अगर दिमाग में पड़ा कर लेना, नहीं तो सीधा ये फॉर्मूला याद कर लेना। देखो, हमारे पास जो मास होता है कार्बन का, जैसे क्या होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है, होता है ना। एक
एटम, एक एटम का मास हो, एक एटम किसके इक्वल होगा, 12 बाय एवोगेड्रो। तो एएमयू जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, वो 12 बाय एवोगेड्रो होता है। तो हमारे पास जो एएमयू मास होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास, जो भी मोलर मास होता है डिवाइड बाय क्या होता है, एवोगेड्रो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एएमयू मास होता है। तो अब ये जो रिड्यूस्ड मास है ना, रिड्यूस्ड मास के अंदर मोलर मास और एवोगेड्रो की वैल्यू जब पुट करने के बाद हमारे पास 2 पाई सी एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई होने के बाद ये फॉर्मूला बनाता है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, अब ये सॉल्व करने वाला कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, सीधा तुम इसको ध्यान में रख लो, 4.12 होएगा, समझे, बोलो, 4.12 आएगा। अब अगर आप कहते हो कि करना ही करना है, तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं पहले तो। म्यू बार क्या, नहीं, हमारे पास म्यू क्या होता है, ये जो हमारा रिड्यूस्ड मास होता है ना, रिड्यूस्ड मास की अगर बात करें, किसी को फॉर्मूला पता है रिड्यूस्ड मास किसके इक्वल होता था, एनीवन, रिड्यूस्ड मास किसके इक्वल होता है, सर एम एम वन वन एम एम टू टू अपॉन ओवर एम वन एम बस वन एम टू। प्लस एम टू। अपॉन M1 प्लस M2। ये रिड्यूस्ड मास होता है, मतलब एक एटम के अंदर मान लो HF है, एक एटम के अंदर हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन का मास, फ्लोरीन का मास, ठीक है, एक का मास, हाइड्रोजन का मास M1 हो गया, फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास M2 हो गया। ठीक है, ये है। अब सिंस ये हमारे पास 1/Na के बराबर होता है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा Na, तो ये हमारे पास EMU में आएगा। तो यहां से Na जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपनी प्रोवाइड करता है, तो हमारे पास 4.12 आंसर निकल के आता है। बात में लगी, बोलो, बात में लगी, यस। इसमें कोई डाउट, बोलो। तो यहां पे देखो भी, क्योंकि हमने ये वाला जो है डाइन पर सेंटीमीटर में पुट करना था, ये वाला हमने एएमयू के अंदर पुट करना था। ठीक है, तो एएमयू के अंदर पुट करने की वैल्यू क्या है, हमारे पास M1 × M2 अपॉन M1 प्लस M2 तो इसका मतलब अब आगे से आपने करना क्या है, आगे से आप इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वैल्यू आई कैसी थी। न्यू बार इज इक्वल 1/2 पाई सी √k/म्यू है ना, म्यू की वैल्यू क्या आई, M1 × M2 अपॉन M1 प्लस M2, है ना, ये थी। साथ में क्या था, एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, ये एवोगेड्रो नंबर ऊपर गया तो क्या बनेगा, √Na/2 पाई सी √k M1 × M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये न्यू बार। तो यहां से ये वैल्यू की आंसर अपन ने 4.12 लिखा। तो ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास न्यू बार का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका मतलब तुमने अब सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है, यहां पर सीधे मासेस पुट करने हैं, एवोगेड्रो का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एवोगेड्रो का रोल हम इंक्लूड करवा चुके हैं। अब ये बात तो क्लियर होगी। अब के क्या था, फोर्स कांस्टेंट। अब इसके लिए ना मैं आपको दो तीन वैल्यूज याद कराता हूं, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो के की वैल्यू जो होगी वो नियरली कितनी होगी, 15 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। अगर डबल बॉन्ड होएगा तो के की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। अगर सिंगल बॉन्ड होएगा तो वैल्यू क्या होगी, 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज होंगी किसकी, डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड की। अब मेरे को एक बात बताओ, न्यू बार, न्यू बार क्या होती थी हमारे पास, वेव नंबर। वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सिंगल की, डबल की, ट्रिपल की, बोलो। सिंगल। सिंगल सर। कैसी बात कर रहे हो ओ भाई, सिंगल। न्यू बार किसके इक्वल है, न्यू बार 4.12 √k/म्यू नहीं है, तो न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के नहीं है। तो जिसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका न्यू बार ज्यादा होगा, और जिसका वेव नंबर ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रिपल का नहीं होगा, बोलो एवरीवन, बोलो। ओके। ये बात समझ आई, जसप्रीत जी पता लग रहा है। रिपीट करियो। देखो हमारे पास, मैंने सिंपली तुम्हें पूछा, मैंने सिंगल डबल ट्रिपल बनाया, मैंने एटम नहीं बनाए दोनों तरफ। मैंने कहा एटम तीनों के अंदर सेम होंगे, यहां पर कार्बन 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 होंगे, एक सिंगल एक डबल एक ट्रिपल है। तीनों में सबसे ज्यादा के किसका है, ट्रिपल वाले का ना। तो फॉर्मूला देखो, न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट ज्यादा, न्यू बार ज्यादा, न्यू बार है वेव यस। नंबर, तो जिसका वेव नंबर ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, ज्यादा। कल मैंने करवाया था, न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, ट्रिपल वाले की। ये बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है। बोलो बात समझ आई।
बोलो यस बात सर। समझेगी? चलो, अब यहां देखना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भी। यहां देखो, मान लो वो कहता है पेपर में, कैलकुलेट न्यू बार फॉर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। बताओ भाई, कहता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए न्यू बार निकालो और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के लिए न्यू बार निकालो। अब ये करोगे किस तरीके से, इसको बताइए। हाँ जी। वो जो फॉर्मूला लिखाया था सर आपने, एम फोर वन पॉइंट एम टू वाला। डिवाइडेड बाई M1 इंटू बिल्कुल M2 बिल्कुल, है। लगाइए, करिए। क्या बनेगा? आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, न्यू बार क्या था, 4.12 इंटू अंडर रूट के बाई म्यू। म्यू यहां पर क्या है, म्यू था M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब दोनों क्या, कार्बन 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 12, तो ये बनेगा 12 इंटू 12, नीचे 24 कटा 2 पे, ये कटा 6 पे, तो 6 आ गया म्यू। के की वैल्यू कितनी है डबल बॉन्ड के लिए, 10 इंटू 10 की पावर 5, है ना? तो न्यू बार क्या आएगा, 4.12 अंडर रूट के की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 6। तो ये सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला सॉल्व होके आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन का क्या आएगा, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन में करेंगे तो हमारे पास क्या होएगा, म्यू M1 कार्बन का मास 12 इंटू हाइड्रोजन 1, 12 प्लस 1, 12/13। के कितना आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, 5 इंटू 10 की पावर 5, तो म्यू न्यू बार क्या आएगा, 4.12 अंडर रूट के की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 5 बाई 12/13। इसको सॉल्व कर लो, बोलो क्लियर? हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा सर भैया। एनए भी आएगा साथ में, हाँ जी, एवोगैड्रोस नंबर। नहीं, एवोगैड्रोस एवो नंबर, नहीं। आएगा। एवोगैड्रोस नंबर आएगा। नो सर, उसको कैलकुलेट कर चुके हैं हम। भाई उसको कैलकुलेट कर चुके हैं, तभी तो मैंने आपको फोर दिखाया था पॉइंट ये वन लंबी सारी कहानी। ठीक है, कि यहाँ पर M1 M2 के अंदर मासेस में एवोगैड्रो नंबर इंक्लूड किया था, बट उसको पहली बार निकाल दिया कि बार बार जब मिलने में पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, ठीक है, सीधे मास पुट करो, सॉल्व करो। क्लियर? पर एक में तो सिंपलीफाई आएंगे नंबर्स जिसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो ये भी सिंपलीफाई है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली बता रहा है, 10 की पावर 6 बनेगा। जैसे रूट वाला है, रूट में जैसे 5/3 आ गया पहले का, कार्बन डबल बॉन्ड वाले का 5/3 इंटू 10⁵ तो इसको ऐसे दिया होगा ऑप्शन या अलग दिया होगा? नहीं नहीं, इसके अंदर ना क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, वो पूछेगा इन दोनों में से न्यू बार किसका ज्यादा, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा, तो आप रिलेटिवली निकाल लेना किसकी वैल्यू बड़ी आएगी किसकी छोटी आएगी, इस तरीके से। ओके सर। ठीक है, हो जाएगा, बोलो। अब जैसे ये यस। क्वेश्चन है, आउट ऑफ सी बॉन्ड H एंड सी बॉन्ड D विच विल हैव मोर न्यू बार, किसका न्यू बार ज्यादा होएगा, बताइए, किसका सी न्यू बॉन्ड बार एक्स। ज्यादा होएगा? सीधा है, सीधा, बिल्कुल सीधा। सी बॉन्ड एक्स सर। किसका? सी बॉन्ड एच। पहले देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ डी लगा, डी मतलब ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम का मास होता है 2, कार्बन हाइड्रोजन का मास होता है 1। देखो, सर हाइड्रोजन CH वाले का आएगा। सिंपल सी सी बात याद रखो, हमारे पास केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ चेंज, जो चेंज होएगा उसको स्टडी करना। देखो, हमारे पास न्यू बार का फॉर्मूला है 4.12 अंडर रूट के बाय म्यू। देखो, ये तो आगे कांस्टेंट है, सेम रहेगा, फोर्स कांस्टेंट, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, के भी सेम रहेगा, तो न्यू बार किसके प्रपोश इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सर रिड्यूस मास म्यू। के। अब म्यू जो है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास के। ठीक है, अब मोलर मास किसका ज्यादा है, कार्बन बॉन्ड ड्यूटीरियम का ज्यादा नहीं है, बोलो। यस। सीडी का मास ज्यादा नहीं है, अगर सीडी यस। का मास ज्यादा है तो म्यू तो सीडी वाले म्यू का भी ज्यादा ज्यादा। होगा, अगर सीडी वाले का म्यू अगर म्यू तो ज्यादा न्यू बार होगा तो डी कम होएगा, म्यू बार कम होगा। तो न्यू बार सी एच वाले का ज्यादा होएगा सी बॉन्ड डी से। बोलो क्लियर? ये यस सर। हो जाएगा, क्लियर? पता लगा ना? अब आ जाओ, अब यहां पर देखो, मैंने कहा कि एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ इन आईआर स्पेक्ट्रा।
कि आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर आप इससे क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ये था न्यू बार जो सेंटीमीटर इनवर्स में निकलेगा, जिसकी वैल्यू 4.12 अंडर रूट के बाय म्यू है। तो यहां पर जो न्यू बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के क्या है आपका, फोर्स कांस्टेंट, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, जिसका न्यू बार ज्यादा होएगा वो बॉन्ड स्ट्रांग होएगा कि वीक होएगा? सर स्ट्रॉन्ग होएगा। Strong. स्ट्रांग। Strong. तो न्यू बार Strong. प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, कह सकता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। अगर नो। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर भी तो ज्यादा होएगा। एक बात देखो, ये एस और एस ओवरलैपिंग है, ये एस और पी ओवरलैपिंग है। बताओ किसके अंदर ओवरलैपिंग ज्यादा है? ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा है, एसएस में कि एसपी में? SS में. एसएस में। ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है। जितना एस करेक्टर ज्यादा होता है उतना गुलाई में ऑर्बिटल होता है, जितना गुलाई में ऑर्बिटल होता है उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग करता है, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो दैट मीन्स उनके अंदर एस करेक्टर ज्यादा रहा होएगा, तभी वो ओवरलैप ज्यादा कर रहे होंगे। बोलो, बोलो, जी सर। बोलो। क्लियर? यस। और परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा होएगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा माना जाएगा और रिंग स्ट्रेन भी ज्यादा माना जाएगा। ये दो चीजें भी इंक्लूड कर लो। परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा होएगा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होएगा, रिंग स्ट्रेन भी ज्यादा होएगा। ठीक है। तो ये आपका निचोड़ है हुक्स लॉ के क्वेश्चंस का। ये पांच चीजें आपने कर ली, हुक्स लॉ का क्वेश्चन नहीं अड़ेगा। कर सर रिंग स्टेन बता दो थोड़ा सा। बताता हूँ, अभी सारी एग्जांपल्स कराता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। अभी जस्ट एक बार ये देख लो, अब एक एक करके आप एग्जांपल्स करते हैं। ये एक लाइन कॉपी पे लिख लो फटाफट, इसके बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं। ये सारे फटाफट एक लाइन लिख लो, सारे फटाफट लाइन लिख लो भी। रिंग स्ट्रेन ठीक आप है करते सर। हैं किस तरीके से, लिख ली? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अभी भी क्लास में आती नहीं सारे। ओ भाई, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो क्लास से लगा लो, फायदा कोई नहीं होना ऐसे। सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देख देख के काम नहीं चलना। और आधे तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे, वो ये सोच रहे होंगे कि पेपर आएगा, नोटिफिकेशन आएगी फिर देख लेंगे। आ जाओ, यहाँ देखो। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ना एक बात सुन लो, पेपर में ना वो बड़ा घुमाएगा। वह कहीं पे फ्रीक्वेंसी लिख देगा, कहीं पे न्यू बार लिख देगा। तुम सोचोगे शायद गलती कर दी उसने। ओ भाई एक ही बात है, जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होएगा वही वेव नंबर का ऑर्डर होएगा। ठीक है। तो तुमने सिंपल सी बात है, तुम कहोगे सर ने तो वेव नंबर कराया था, यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछी जा रहा है, तो वो बात एक ही है। ठीक है। ऑर्डर ही पूछा ना, क्यों? क्योंकि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू बार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अब देखो भी, फोर्स कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका? ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड वाले ट्रिपल का. बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर न्यू बार किसका सबसे ज्यादा? ट्रिपल वाले का, देन डबल ट्रिपल वाले से, बॉन्ड। देन सिंगल। ट्रिपल बॉन्ड। बोलो क्लियर? अगला, यस। यस। सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एफ, सी करेक्ट। सी एल, सी बी आर, सी आई। कहते हैं न्यू बार का ऑर्डर क्या होगा? सी एच का सबसे ज्यादा। देखो भी, केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ चेंज। सी एच का भाई सबसे बाहर कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, सिंगल बॉन्ड है वो सेम रहेगा, तो न्यू बार किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रिड्यूस मास के। हाँ। जिसका मास ज्यादा उसका न्यू बार कम, तो सबसे कम किसका होएगा? सी आई का, कम। देन सी बी आर का, सी एच का। सी सी एल का, देन हाँ। सी एफ का, देन सी एच का। बोलो क्लियर? हाँ, ठीक है। यस सर। अब यही ठीक है सर। पेपर में वो थैंक यू। पूछ लेता बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किसका होना था? सी एच का, सी एफ से, सी सी एल से, सी बी आर से, सी आई से। बोलो क्लियर? क्लियर Yes, सर। sir. चलो फिर, अब मान लो वो कहता न्यू बार सी एच बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा किसमें होगी? हाँ। इधर देखना, सी एच बॉन्ड का फ्रीक्वेंसी रेंज चेक करनी है। देखो, सी एच की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, सी एच बॉन्ड की? अब तुम क्या करोगे, तुम कहोगे भाई इधर देखो, कॉपी पेन छोड़ दो, इधर देखो।
ये वाला कार्बन है sp हाइब्रिडाइज, ये वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, ये है sp3 सबसे हाइब्रिडाइज। ज्यादा से हमने कम सीखा ट्रिपल है बॉन्ड। न्यू बार जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। इसमें 50% एस करेक्टर, यस सर। इसमें 33.3% एस करेक्टर, इसमें टू 25%। जिसमें एस 25। करेक्टर ज्यादा होएगा वो ओवरलैप ज्यादा करेगा, जो ओवरलैप ज्यादा करेगा वो बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा, और जो बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस ज्यादा होंगी। तो फिर बॉन्ड सबसे स्ट्रांग रेंज किसकी ज्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ। बोलो। सी ट्रिपल बॉन्ड एच वाले की। किसकी? ट्रिपल बॉन्ड वाले की, तो इसको सी 1 2 3 लिख दूं? टू तो फर्स्ट वाले वन की। की न्यू बार सबसे ज्यादा होगी, देन 2 वाले से, देन 3 वाले से। इसमें यस कोई सर। डाउट? नो। इसमें कोई डाउट? हाँ जी, पता लग रहा नो है? डाउट। पता लग रहा है यस। एवरीवन? यस सर, क्लियर है। चलो, अब कल वाला कल वाला जितना मैंने करवाया था और अभी तक मैंने जितना करवाया है उसका एक क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? हाँ जी, देखते हैं कल वाला कितना की याद है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कहता आउट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग विच हैज मोर फ्रीक्वेंसी। प्रैक्टिकली सोचना इसको, प्रैक्टिकली सोचना, कंसेप्ट छोड़ दो, प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा। कहता स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कि बेंड करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए? खुद सोचो। पेन ले लो, स्ट्रेच। पेन को तोड़ो, पेन को स्ट्रेचिंग तोड़ना के है, लिए। तोड़ोगे स्ट्रेच करके तोड़ोगे कि बेंड करके तोड़ोगे? बैंड करके। बेंड करके। बेंड करके क्यों तोड़ोगे? क्योंकि बेंडिंग में एनर्जी कम चाहिए, कम लगेगी। में एनर्जी, स्ट्रेचिंग ऐसी है, स्ट्रेचिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो फिर अगर स्ट्रेचिंग में एनर्जी ज्यादा चाहिए तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? स्ट्रेचिंग की। फ्रीक्वेंसी न्यू स्ट्रेचिंग किसके प्रोपोर्शनल है? न्यू स्ट्रेचिंग किससे ज्यादा होगी? न्यू बेंडिंग से। बेंडिंग। तो यहां लिख लो, पेन तोड़ने की एग्जांपल याद रख लेना। इसमें कोई डाउट? हाँ जी। नो सर। चलो फिर, स्ट्रेचिंग तो आ गया। अब स्ट्रेचिंग दो तरीके की थी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से जल्दी टूटेगा पेन के एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से? एसिमेट्रिक के। बोलो। नो। एसिमेट्रिक से। सिमेट्रिक से टूटेगा आई थिंक। सिमेट्रिक से टूटेगा। एसिमेट्रिक से कैसे टूटेगा? पेन सिमेट्रिक से नहीं। असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। आराम से, एसिमेट्रिक के। सिमेट्रिक से। रुक, यहां कंफ्यूजन हो जानी है। पहले देखो, आराम से, जब भी ये क्वेश्चंस करने ना, पहले तो मैं तुम्हें बताऊं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पेपर में जब क्वेश्चन आया और तुम्हें आता हुआ ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। जब डिफिकल्ट टॉपिक का क्वेश्चन हमें आता होता है ना, हम गड़बड़ कर जाते हैं वहां। क्यों? ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। अब यहां देखो आराम से, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग दो तरीके की, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करोगे तो जल्दी टूट जाएगा एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक में जल्दी टूटेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी? बोलो। खुद सोचो। ये मैंने पेन लिया, मेरे हाथ में पेन है, इसमें दोनों तरफ से बराबर, इधर को खींचूं और इधर से खींचूं, तो टूटने के चांसेस है कि एक तरफ इधर खींचूं दूसरा इधर पुश करता जाए, वो तो कभी टूटेगा ही नहीं ना। वो तो कभी टूटेगा ही नहीं। एसिमेट्रिक में तो एक हाथ आगे को पुश कर रहा है, दूसरा पीछे को जा रहा है, वो तो फिर एक डायरेक्शन में पेन मूव करता रहेगा। सिमेट्रिक में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टूटेगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जल्दी टूटेगी। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में पेन जल्दी टूटेगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेच की एनर्जी कम है, की एनर्जी कम है। तो फिर किसकी ज्यादा है? एसिमेट्रिक की। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? न्यू एसिमेट्रिक सबसे बड़ा है, देन न्यू सिमेट्रिक, देन न्यू बेंडिंग। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? यस सर। बेंडिंग के अंदर भी ट्विस्टिंग एंड वैगिंग होता था। ट्विस्टिंग ज्यादा होगी, मतलब आसानी से टूट जाएगा ट्विस्टिंग में, वैगिंग में जो रॉकिंग जो होती थी, वैगिंग या रॉकिंग, उसमें। बट बेंडिंग का कोई रोल नहीं होता। बेंडिंग तो सबसे होती वीकेस्ट होती है।
उसको तो अपन देखती नहीं, स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। क्लियर हो जाएगा? हाँ Yes, जी, sir. इसमें कोई डाउट? अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन चलते हैं, हमारे पास क्या, एल्कीन्स। एल्केन्स की बात करें, जो कार्बन और कार्बन का वेव नंबर रेंज होती है, यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, वो 1200 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन की 3100 से लेके 2900 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो इसमें तुम्हें कोई लग रहा है कि गड़बड़ है? कार्बन हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन Sir. कार्बन। सही के गलत? ज्यादा होनी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? सर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो कम होनी चाहिए। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए थी? सर सही है बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम है। अच्छा 12 का जो हाइड्रोजन। हाँ भाई जी सर फॉर्मूला सही है। सही है। फॉर्मूले के अंदर हाँ जी। कार्बन हाइड्रोजन का Five मास mark कार्बन कार्बन से potential. ज्यादा होएगा, कम होएगा। अगर Yes. कार्बन हाइड्रोजन का कम मास होगा कम तो होएगा, रिड्यूस्ड मास कम हो जाएगा। अगर रिड्यूस्ड मास कम हो गया तो हमारे पास न्यू बार की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कार्बन हाइड्रोजन की ज्यादा आएगी। ज्यादा बोलो क्लियर? यस सर। अब अगर मैं यस। एल्कीन्स की बात करूं, जो याद रखना, ये ना अभी कोई बात नहीं, अभी तुमको सर इतनी वैल्यूज कैसे हैं, अभी आगे जाके मैं तुम्हें सिस्टमेटिकली टेबल के अकॉर्डिंग याद करवा दूंगा। अभी मैं तुम्हें जो फॉर्मूला करवाया है, उससे लॉजिक बनवा रहा हूं। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब मेरे को बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फ्रीक्वेंसी रेंज जो है कहां पे लाई करेगी? 1200 से कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा ज्यादा। 1200 से ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है यार। कार्बन कार्बन में रिड्यूस मास तो सेम होएगा, बट डबल बॉन्ड की वजह से फोर्स कांस्टेंट ज्यादा हो गया, तो इसकी नियर रेंज जो आती है 1640 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। बोलो क्लियर? है ना? कार्बन हाइड्रोजन से तो कम होनी थी ना, कार्बन हाइड्रोजन से तो कम होनी थी। कार्बन हाइड्रोजन से तो रिड्यूस मास कार्बन कार्बन का ज्यादा है, तो कार्बन हाइड्रोजन से कम है, कार्बन कार्बन से ज्यादा है सिंगल बॉन्ड से। बोलो क्लियर? यस हाँ सर। जी, इसमें कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है। अब यहां देखो, अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है, दो तरीके के हो सकते हैं, साइक्लिक या एसाइक्लिक। अब साइक्लिक की अभी आगे जाके बात करता हूं, जहां पे अपन एंडोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक करेंगे, डबल बॉन्ड जहां पे रिंग स्ट्रेन वगैरह देखेंगे, अभी इसको बाद में छोड़ते हैं, अभी इसको नहीं करते, अभी एसाइक्लिक करते हैं। एसाइक्लिक के अंदर हम बात करते हैं व्हेन बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एल्कीन आर सेम। जब एल्कीन के अराउंड दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, सेम है। तो यहां देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे है, यानी कि सिस है। अगर सब्स्टिट्यूएंट ऑपोजिट साइड पे है, यानी कि ट्रांस है, तो क्या होगा? अगर तो सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ऑपोजिट साइड पे है, तो डायपोल मोमेंट तो जीरो होएगा। अगर डायपोल मोमेंट जीरो हुआ तो क्या होगा? आई आर इनएक्टिव। इनएक्टिव एक्टिव। इनएक्टिव यहां तो लॉजिक ही नहीं। और सिस के अंदर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, आई आर एक्टिव होगा। आई आर एक्टिव के साथ इसकी जो आपके पास रेंज आएगी वो 1640 सेंटीमीटर पर है। बात समझी? तो 1640 किसकी आएगी? आपके पास एल्कीन के अंदर भी पर्टिकुलर है, हर एल्कीन की ना लगा के आ जाना। सिर्फ वो एल्कीन जहां पर हमारे पास ग्रुप जो है सेम साइड पे है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी 1640 आएगी। बोलो क्लियर? हाँ जी, क्लियर? Yes, sir. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं आपको। मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है, बट ज्यादा नहीं करनी, ठीक है। यहाँ देखो, इतना बड़ा सिग्नल आएगा, आएगा 1640 पे, बट इंटेंस आएगा, मोटी मोटी डेप्थ वाली अपने पास शार्प डेप्थ आएगी एक, ठीक है। क्लियर? अब यहां पर आगे देखना, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ द अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, अगर अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, डिफरेंट, यहां देखना, सी डबल बॉन्ड सी, ए, इधर बी, इधर देखो सी डबल बॉन्ड सी, ए, इधर बी। अब यहां देखो, दोनों में डायपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। दोनों में नॉन जीरो है Yes, ना? sir. अब आप कहोगे सर इनमें तो फर्क ही कोई नहीं आएगा। फर्क आएगा। जो हमारे पास सिस है, वो तो बिल्कुल उसके अंदर दोनों सब्स्टिट्यूएंट अपोज तो जमा नहीं ना कर रहे, तो इसके अंदर पीक जो आएगी वो आएगी, बट उतनी गहरी नहीं होगी। और ट्रांस वाला, वैसे तो आई आर इनएक्टिव होता है, बट सिंस हमारे सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है, तो इसके अंदर पीक जो आएगी बहुत छोटी आएगी। मतलब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई आर इनएक्टिव के कगार पे होएगा, बट
थोड़ी सी पीक शो कर देगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्या थे, डिफरेंट थे, बट है अपोज में, मतलब उनका डायपोलमेंट जो है जीरो के आसपास होएगा। ऑब्वियस बात है, तो ट्रांस ना डायपोलमेंट जीरो के पास होएगा, तो इस वजह से पीक बहुत छोटी आएगी, तो यहाँ नॉन जीरो पीक आ जाएगी। बोलो क्लियर, समझे। बट ये पीक्स पुक्स वाला काम इतना आता नहीं, क्योंकि आज तक तो कोई पीक पूछी नहीं उसने, ठीक है। बनाने ग्राफ तो आने नहीं, सिंपल सी बात, ठीक है। बट ये मैंने तुम्हें सिंपल से बता दी, ये इंपॉर्टेंट है कि सिस ट्रांस वाला काम, कि यहाँ देख लेना सब्स्टिट्यूएंट सेम है, सेम पे सेम साइड पे होंगे, तो नॉन जीरो है तो आई आर एक्टिव होएगा, सिग्नल आएगा। अगर ऑपोजिट जीरो हो गया डायपोलमेंट वो, तो फिर इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ भी। अब ये एल्कीन्स अपन ने किए कौन से, ए साइक्लिक। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई साइक्लिक एल्कीन्स कैसे काम करेंगे। जल्दी जल्दी कैमराज ऑन कर लो भाई, कैमराज नहीं ऑन, सभी के कैमराज ऑन कर लीजिए। विभा, विशेष, सिमरन, रीचा, रणधीर, रमनीत, प्रतिभा, हरदेव, ठीक है भाई। चलो, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका करते हैं साइक्लिक एल्कीन्स। अब मेरे को बताओगे साइक्लिक एल्कीन्स कितने तरीके के हो सकते हैं। हाँ जी, साइक्लिक एल्कीन्स कौन कौन से हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होए, या डबल बॉन्ड रिंग के बाहर होए, यानी कि क्या, एंडोसाइक्लिक या एक्सोसाइक्लिक। एक्स। अगर आपके पास एंडोसाइक्लिक एल्कीन्स है, देखिए एंडोसाइक्लिक एल्कीन्स के अंदर क्या होगा, ये अकेला मेथड है, यहां लिख लो, ये अकेला मेथड है जहां हम हुक्स लॉ नहीं लगाएंगे, बल्कि वेक्टर मेथड लगेगा। अब यहां देखो क्या करना है। मान लो ये मेरे पास है एंडोसाइक्लिक के अंदर, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्कीन जो है अंदर है रिंग के। अब यहां देखो क्या हो। अभी अगर तुम यहां पे देखो, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, ये हमारे पास क्या है, 5 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर है, ये 3 मेंबर है। अब यहाँ का बॉन्ड एंगल जो है, ये वाला बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। 5 मेंबर जो रिंग होती है ना, उसका बॉन्ड एंगल 118 डिग्री होता है। 4 वाली का 90 डिग्री का होता है, और 3 वाली का 120 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसी 120 नहीं, 60, तो ट्रायंगल आ गया ना, 60 डिग्री ये होता है। अब सिंपल सी बात, अब यहां पर हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास 120 डिग्री वाला है, यानी कि 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के अंदर आपकी जो रिंग स्ट्रेन है, वो रिंग स्ट्रेन को अपन इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने का हाँ मतलब क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे भी रिंग स्ट्रेन है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात देखना, कि जो डबल बॉन्ड है 6 मेंबर वाला, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी कि न्यू बार सी डबल बॉन्ड सी है, वो सबसे ज्यादा किसका होएगा, 6 मेंबर वाले का होएगा, ठीक है। देन उसके बाद किसका होएगा, 5 मेंबर वाले का होएगा। देन उसके बाद किसका होएगा, 4 मेंबर वाला होएगा। और इसके अंदर एक्सेप्शनल क्या है, कि जो हमारे पास 3 मेंबर रिंग है ना, 3 मेंबर रिंग जो होती है, वो क्या करती है, वो कपल कर जाती है एक्सेप्शनली। कपल करने का मतलब, यहां पर जो वाइब्रेशनल हमें एक्सपीरियंस होता है, वो वाइब्रेशनल एक्सपीरियंस सिंगल बॉन्ड के अंदर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर ना सिंपली एक्सेप्शन याद कर लो, कि ये फुली कपल होता है, पूरी की पूरी रिंग कपल हो जाती है, जिसकी वजह से दे हैव एक्सेप्शनली हाई न्यू बार सी डबल बॉन्ड सी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होएगी,
तीन मेंबर रिंग की होगी। तो इसका मतलब यहां पर ना मोस्टली गलती ही तभी होती है, अपने को लगता है सबसे स्टेबल एंडोसाइक्लिक रिंग जो है 6 मेंबर्ड वाली है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी सबसे ज्यादा होगी है, बट सबसे ज्यादा 3 मेंबर्ड वाली की है, क्योंकि वो छोटी होने की वजह से पूरी पूरी की पूरी कपल कर जाती है, जिसकी वजह से उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है सबसे ज्यादा है। तो ये ऑर्डर चाहे क्रैम करो, जो मर्जी करो, एंडोसाइक्लिक का ये ऑर्डर याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलना। बोलो क्लियर। सर रिंग स्ट्रेन क्या है? रिंग स्ट्रेन इसके अंदर छोड़ दो, रिंग स्ट्रेन के अकॉर्डिंग ना लगाओ, फिर वो इसका वो ऑर्डर नहीं बनना। तुम सिंपली ये याद रखो, रिंग जितनी बड़ी होएगी उतनी स्टेबल होएगी। डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर है तो रिंग जितनी बड़ी है उसको उतनी अवेलेबल स्पेस है, तो वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी। ओके सर। अगर इससे सर 6 मेंबर से ज्यादा रिंग बनाए तो उनका ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ये ना केमिस्ट्री के अंदर रूल होता है कि 6 मेंबर्ड रिंग एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होती है, एज कम्पेयर टू सात में से सातवीं जो रिंग होती है, 7 मेंबर्ड की रिंग से भी ज्यादा स्टेबल 6 वाली होती है। तो अपन रिंग्स हमेशा 3 4 5 6 बनाते हैं, 7 वाली बहुत कम रेयर बनती होती है रिंग्स। 3 4 5 6 वाली रिंग्स हमेशा हमारे पास होती है, और उनमें से सबसे स्टेबल 6 वाली होती है। और ये ओके वाली जो है, यहाँ पर रिंग जो है, रिंग की स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, सुन लो दोबारा। स्टेबल रिंग 6 मेंबर्ड वाली है। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड, सिर्फ इस बॉन्ड की बात हो रही है, तो डबल बॉन्ड कार्बन की फ्रीक्वेंसी रेंज ट्रिपल वाली, 3 कार्बन वाली की सबसे ज्यादा है, इसकी बात हुई है सिर्फ। स्टेबिलिटी की, रिंग स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही। बोलो। अब यहां पे देखना, अब यहां पर अगला है एक्सोसाइक्लिक एल्कीन्स। सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ 3 ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ 6 ਨਾਲੋਂ ਦੈਨ हाँ 5 जी, ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। अब यहां देखना, एक्सोसाइक्लिक रिंग का मतलब डबल बॉन्ड बाहर लगा दो, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब यहां देखो, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, अंदर वाला बॉन्ड एंगल कितना है 120, इधर कितना है 118, इधर कितना है 90, इधर कितना है 60। यहां से यहां जा रहे हैं, अंदर वाला बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हुक्स लॉ लगा दो, अगर बॉन्ड एंगल कम होएगा तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होएगा, यहां देखो, यहां कहां किया था अपने, ये देखो, अगर बॉन्ड एंगल कम होएगा परसेंटेज एस करेक्टर क्या होएगा, कम हो कम। जाएगा। समझ- कम हो जाएगा सर। तो इन साइड परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस सॉरी। अब एस करेक्टर अंदर का कम हो रहा है, अब अपना डबल बॉन्ड अंदर है क्या बाहर है, बाहर है। बस बाहर का परसेंटेज आउटसाइड का क्या होगा, आउटसाइड परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर बाहर का परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया तो के क्या हो गया, के इंक्रीजेस। के अगर इंक्रीज करेगा तो न्यू बार क्या होएगा, न्यू बार भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा न्यू बार किसका होएगा, 3 मेंबर रिंग वाली का होगा, देन हमारे पास 4 वाली का होगा, देन 5 वाली का होगा, देन हमारे पास 6 वाली का होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोलो बात समझ में आई। या इसको सीधा तुम इस तरीके से कर लो, अगर अंदर का बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, आउटसाइड बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, आउटसाइड बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ऐसे कर लो। अंदर का कम हो रहा है ना तो बाहर का बढ़ेगा, अंदर का कम हो रहा है तो बाहर का बढ़ेगा, बाहर का बढ़ेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, के इंक्रीज करेगा, न्यू बार इंक्रीज कर जाएगा। समझे। हाँ जी एवरीवन, क्या ये बात क्लियर है। यस सर। यस ये सर। उल्टा होगा सर एंडो से, बस 3 मेंबर रिंग को छोड़ के। नहीं, फिर तुक्का नहीं मारना, वहां पर ना वेक्टर इफेक्ट होता है, वहां पे वो लगता है, बस तुम वैसे याद कर लो। वहां पर सबसे स्टेबल 3 वाला था, 3 के बाद 6 5 4 था। यहाँ उल्टा है सारा, यहाँ ऑर्डर ही उल्टा है। बोलो क्लियर। हाँ वैसे तो जी। इसमें सर डायपोल मूवमेंट वाला कंसेप्ट भी लग जाएगा, क्योंकि सर जो cos 60 की वैल्यू होती है वो ज्यादा हाँ होती वो है लगा लो, वो cos लगा लो, 40 से। वो लगा लो, एक ही बात है। बट इसके अंदर सिंपली अपना लग ही रहा है उछला, तो उछला लगाओ, ठीक है।
हाँ जी, क्लियर। यस सर। अब यहां पर देखो भी, हमारे पास क्या है, अल्काइंस। अल्काइंस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को कहते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 2250 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ठीक है। फिर आते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स हमारे पास दो तरीके के। कल मेरे से किसी ने पूछा था फ्री ओएच ग्रुप, है ना, मैं लिखा था ना फ्री। तो फ्री ओएच ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3650 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी कि ओएच, जिसके अंदर अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना है कुछ इस तरीके से, उसकी जो है नियरली 3400 से लेके 3200 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी रेंज होगी। ठीक है। अब यहां पर देखो भी, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलेकुलर। इंट्रा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर यानी कि दो मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये मैंने लिया। ये तो यहां पर क्या होएगा, यहां पर अगर तुम देखो, यहां देखना भाई, अगर OH बॉन्ड अकेला पड़ा होता तो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। अब OH बॉन्ड किसी और के साथ भी बॉन्ड बनाने शुरू करता है तो उसका बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना पहले था। मानते हो बात की नहीं। अगर ये पेन मेरे पास है तो ये पूरा पेन मेरे पास है, अगर कोई और भी इस पेन को खींचना शुरू कर दे तो इस पेन का इफेक्ट जितना मेरे पास था उससे कम हो गया ना, कुछ देर रहेगा पेन मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यहां पर के डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, तो न्यू बार भी डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास 3400 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स ये हमारे पास आएगा। सिमिलरली इंट्रामोलिकुलर के अंदर भी होता है, इंट्रामोलिकुलर के अंदर भी COCH3 है, हमारे पास इधर OH है। तो यहाँ पे हाइड बॉन्डिंग होती है तो के कम होएगा, न्यू कम होएगा, तो हमारे पास 3400 से 3200। तो समझ आया कल किसने पूछा था फ्री OH का क्या रोल है। भाई अगर फ्री OH है, OH किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा, तो OH बॉन्ड प्योर होएगा, वो जितना है उतना ही होएगा, उसकी 3650 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी रेंज होएगी। बट अगर वो OH किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कम हो जाएगी। बोलो सर क्लियर। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? क्या। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हाँ, है तो सर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास OH, देखो यहाँ पे OH अल्कोहल लिख दिया, अल्कोहल के साथ OH ग्रुप लिख लो। अकेले अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं, OH तो हमारे पास उसके अंदर भी है ना। देखो अगेन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बॉन्ड के साथ रिलेटेड थी, तो OH बॉन्ड देखना है, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा जाएगा वो C डबल बॉन्ड O देखा जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल से डिफरेंशिएट किया जाएगा। अभी मैं OH सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। बोलो क्लियर। जैसे सर कीटोन है वो भी कार्बोक्सिलिक में आएंगे फिर। नहीं, कीटोन का कार्बोनिल देखो, अभी मैं कराऊंगा, अभी रुक जाओ। जो हम ये करेंगे ना, RCHO, RCR, RCOH, तो यहां पर ना आप तीन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के तीनों के कार्बोनिल को डिफरेंशिएट करेंगे। तीनों के कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी रेंजेस अलग अलग आएंगी। जैसे मैं बताया था, इसकी 1725 के राउंड अबाउट आती है, इसकी 1715 आती है, इसकी 1710 आती है। तो वो कार्बोनिल को आप आइडेंटिफाई करते हैं, इन सारों की कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी रेंजेस देखी जाती है, समझे। हाँ जी, समझे। यस सर। रुक जाओ, अभी ये नहीं करवाया मैंने। तुम यहां देखो, ये इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर पता लग गया। यस अब पेपर में ना, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, इतनी डिटेल जरूरी नहीं है। अब जैसे इंट्रा और इंटर है, वो कहता है तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब जब इंट्रामोलिकुलर हो रही होती है ना, इंट्रामोलिकुलर एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब एक ही होएगी। मॉलिक्यूल खुद के साथ कितनी करा लेगा, एक ही कराएगा। तो इंट्रामोलिकुलर के अंदर जो पीक आती है ना, वो शार्प पीक होती है, कुछ ऐसी पीक होती है, ऐसी एक पीक होगी, शार्प पीक, शार्प पीक होगी। क्योंकि एक ही हो नहीं है ना, इंट्रामोलिकुलर कितनी हो जाएगी एक मॉलिक्यूल के अंदर। बट इंटरमोलिकुलर क्या चेन्स बनती है, आगे की आगे चेंज होती जाती है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल जो है आगे की आगे चेन्स बनाता जाता है ना, आगे की आगे चेन बनाता जाता है, ऐसे से चलती जाती है। तो इसके अंदर पीक देखना कैसी होगी, इसके अंदर हमारे पास ब्रॉड पीक होगी, ऐसी ब्रॉड पीक आएगी।
तो इसका मतलब याद रखना, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर को अपन डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हैं। इंट्रामोलिकुलर का पीक जो होगी वो हमेशा शार्प होगी, इंटर के अंदर पीक जो है ब्रॉड होगी, मोटी सारी पीक होगी। बोलो, ये बात समझ आई? यस सर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? सर एग्जाम में इनकी फ्रिक्वेंसीज भी पूछी जाती हैं? फ्रीक्वेंसीज ही पूछी जाती हैं। ये तो अभी जैसे अभी जस्ट मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसीज याद करवाने के लिए, जैसे ई से पहले बकरी को खिलाया जाता है ना, वही वाला काम कर रहा हूं अभी तो मैं। ठीक है, तो एक ही एकदम से सारी फ्रीक्वेंसीज मैंने आपके सामने रख दी, आप तो बेहोश हो जाओगे। फ्रीक्वेंसीज ही आनी है पेपर में। ठीक है, तो अभी आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा माइंड तुम्हारा रिफ्रेश हो जाए कि ऐसे करके है। ठीक है, अभी कल मैं आपके सामने सारी फ्रीक्वेंसीज खोलूंगा और फ्रीक्वेंसीज, और आप कहोगे कल कि हाँ जी सर ये तो सौखी है, याद होगी। क्योंकि देखो अभी आंखों के सामने तुम्हें पता लग गया, ओ एच फ्री ओ एच की कितनी है, 3650 के राउंड अबाउट है। अगर ओ एच जो है आपका बाइंडेड हो गया तो ओ एच की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले थी। तो ओ एच की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, 3600 से तो कम होगी। तो ऑप्शन के अंदर 3600 पे नहीं जाओगे आप, 3600 से क्या कहोगे, थोड़ा सा कम, 3400 3200 के बीच में टिक करोगे। फिर तुम्हें था कि सी एच बॉन्ड की कराई मैंने, सिंगल बॉन्ड, ये देखो अल्केन की जब मैंने कराई, मैंने कहा कार्बन बॉन्ड, कार्बन की 1200 थी, कार्बन हाइड्रोजन की बहुत बढ़ गई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। तो इसको सिस्टमेटिकली मैं आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली करवा दूंगा। और ये फ्रीक्वेंसीज रेंजेस ही आनी है, और इसके बिना काम नहीं बनना। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, रेंज दे देता है, वो कहता है ग्रुप आइडेंटिफाई करो, तो रेंज याद ही नहीं होगी तो क्वेश्चन ही नहीं होना। बोलो, ये बात क्लियर? यस सर। अब यहां पे देखो, हमारे पास इंटर और इंट्रा मैंने करवाया। इंटर मॉलिक्यूलर जो है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे की आगे चेंज बनाई जा रही है ना, जिसकी वजह से सिग्नल क्या आ रहा है, मोटा आ रहा है, ब्रॉड आ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। अगर मैं डाइल्यूशन करवा दूं तो पेपर में ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता था कंपटीशन में। वो कहते हैं कि अगर डाइल्यूशन करवा दें तो क्या इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर सिग्नल्स पे फर्क पड़ेगा? वो कहते हैं बिल्कुल पड़ेगा। अगर इंटरमोलिकुलर का जो ब्रॉड पीक है ना, डाइल्यूशन करवाने पे वो शार्प हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए तो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले थी। तो सिग्नल हमारा ब्रॉड की बजाय शार्प आ जाएगा। अब मेरे को आप बताओ, डाइल्यूशन करवाने पे इंट्रामोलिकुलर पे फर्क पड़ेगा? बोलो। No, sir, because the hydrogen bonding within the molecule is. क्यों फर्क तो खुद नहीं? मॉलिक्यूल ही है। नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंट्रा तो खुद के मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है ना, खुद के मॉलिक्यूल का डाइल्यूशन पे रो रही कोई नहीं। अगर डाइल्यूशन करोगे वो मॉलिक्यूल उठ के कहीं और चला जाएगा, उसने तो अंदर ही करवानी है ना बॉन्डिंग, तो उसका तो एक सिग्नल आना है, शार्प आना है, वो तो आ ही जाना है। तो इसका मतलब डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन इंटर एंड इंट्रा, यहाँ पे लिख लो, डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन इंटर एंड इंट्रा। तो यहां पे आप क्या कहोगे, इंटर जो है ब्रॉड बैंड ऑन डाइल्यूशन चेंजेस टू क्या, शार्प बैंड। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? शार्प बैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी है? बोलो, ऐसी है ना? तो हमारे पास अगर अब आप बात करें कि हमारे पास उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर के अंदर, इंट्रामोलिकुलर में हमारे पास क्या होगा, इंट्रा के अंदर नो इफेक्ट। बोलो, ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो इतना समझ आया आपको ये जो मैंने करवाया अभी आपको? कल मैं आपको इसके सिग्नल्स करवाऊंगा, कल वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंजेस ही हैं। तो आज अपन ने बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किया कि हमारे पास हुक्स लॉ क्या है।
हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपनी न्यू बार यानी कि वेव नंबर कैसे निकालना है, वेव नंबर आपको किसी भी कंपाउंड का आपको निकालना आ गया, तो पेपर में अगर जाके सिंपल सी बात अगर नहीं पता लग रहा तो फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू बार खुद निकाल लेना। अगर वो पेपर में कहता है कि कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा नहीं पता लग रही, मैं तो अभी कल आपको सीधी लर्न करवा दूंगा। अगर नहीं होएंगी तो फिर न्यू बार के अकॉर्डिंग हुक्स लॉ लगा के 4.12 अंडर रूट के बाई म्यू, सिंगल डबल ट्रिपल का के निकाल बता दिया आपको कितना होता है, तो वो वैल्यू पुट करना। साथ में आपने क्या करना है, म्यू आपको बता दिया, मास पुट करने हैं, आपके पास सीधा सॉल्व कर लेना। वो टाइम कंज्यूमिंग काम है, कल आपको शॉर्टकट करवाऊंगा। आज मैंने आपको कंसेप्ट करा दिया, कल मैं आपको सीधे डायरेक्ट काम करवाऊंगा। क्लियर? हाँ जी, जी सर। ठीक है, हो जाएगा। तो इतना काम कर लीजिए। मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेरे को कोई मैसेज आया था कि क्वेश्चन नहीं हुए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं हुए कर लो एक बार आप थोड़े से टॉपिक्स कर लें, उसके बाद सारे क्वेश्चन मैं दोबारा करवा दूंगा। टेस्ट के क्वेश्चन जितने होते हैं तुम्हारे से कर लो, नहीं होंगे मैं करवा दूंगा दोबारा से, ठीक है? क्लियर? सर एक एक्सक्यूज क्वेश्चन। हाँ जी। सर, जो आपने होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे आयोडीन वाला, जो सिग्नल्स बनाने थे, सर हम्म, आपने में 17 आएंगे सिग्नल, सर 18 बन रहे हैं। सर मेरे भी 18 बन रहे हैं उसमें। ठीक है जी, 18 ही है वो, 17 मैंने तो रेंडमली वहां पे कैलकुलेट कर लिए, 18 होंगे फिर, ठीक है, 18 लगा लेना आंसर। 2 बार क्रॉस, मुझे लगा ठीक है जी, ठीक है, कल मैं शायद। वही बात कर रहा था, 18 होंगे, ठीक है। ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ। कौन सा वाला? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਚੋਂ ਐਸੇ ਚ ਆईआर ਚੋਂ। अब रुक जाओ, अभी आईआर के रुक जाओ, अभी एंड पे सारे करना, अभी रुक जाओ, आईआर के सारे क्वेश्चन ਨਹੀਂ ਸਰ, करेंगे। ਇਹਦਾ ਡਾਊਟ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ? एक ਇੱਕ बॉन्ड ਟਾਈਮ के अंदर वाइब्रेशंस मतलब मैं समझा नहीं, कौन से बॉन्ड के अंदर? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਬੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये तो मॉलिक्यूल बॉन्ड के अंदर चारों होंगी ना। ਤੇ ਸਰ मोड्स, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਕਿ ਮੋਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ, ਕਿ ਹੋਰ नहीं, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? मैं बताता हूँ। जब कोई चीज आईआर एक्टिव होएगी, वो आईआर एक्टिव ਹਾਂਜੀ। होने की वजह से एक सिग्नल देगी। मतलब उसने, जब हमारे पास मान लो वो कंपाउंड, मैंने कहा वो बॉन्ड, आपने कहा जी आईआर एक्टिव है सर, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, तो मैं कहूंगा उसके ऊपर लाइट डालते हैं। मैंने आईआर रेडिएशन डाली, अब जब आईआर रेडिएशन डाली, उसका डायपोल मोमेंट था कुछ ना कुछ, वो उस आईआर रेडिएशन में से कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। जहां पर अब्जॉर्ब करेगा वहां पर एक ट्रांजिशन होगी, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पे वो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर वाइब्रेट होएगा, और जहां पे वो वाइब्रेट हुआ मतलब उतनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की, जितनी अब्जॉर्ब करी वो हमें ग्राफ के अंदर दिख जाएगी। समझे? ठीक है सर, मतलब वैसे तो सर वाइब्रेट करते ही रहते हैं सर बॉन्ड तो सर, नहीं, एक बॉन्ड्स चीज ऐसे कैसे वाइब्रेट। वाइब्रेट करते हैं, समझे नहीं? बॉन्ड्स वाइब्रेशन ऐसी वैसी नहीं है, यहां पर बॉन्ड वाइब्रेशन आईआर रेडिएशन सप्लाई करने के बाद देखनी है। आईआर रेडिएशन सप्लाई करेंगे, अगर वो आईआर एक्टिव हुआ तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज की आईआर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करने के बाद वो वाइब्रेशन देगा। वाइब्रेशन क्यों दी? क्योंकि ट्रांजिशन हुई होगी, जहां पर ट्रांजिशन होगी उस फ्रीक्वेंसी रेंज की लाइट में जो अब्जॉर्प्शन आई उसको आप स्टडी कर लेंगे। ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करूगी कि ट्रांजिशन बिल्कुल, करनी है उन्हें सर। बिल्कुल, हर मॉलिक्यूल की, जैसे अभी मैंने आपको करवाया ओएच के अंदर, अब ओएच दो, एक ओएच है, उसके अंदर मैंने इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर दोनों में अलग अलग बैंड आ रहे हैं, अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं, तो वो टोटली डिपेंड करेगा बॉन्ड कैसा है। सीएच बॉन्ड और सर ओएच बॉन्ड वेरिएशन बिल्कुल अलग है। ठीक है। सर स्पेसिफिकली जो फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करता है बॉन्ड, सर वो उस पे नहीं डिपेंड करता कि वो जितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे खुद वाइब्रेट कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी, वो वाली फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी रेजोनेंस होगी, तभी एब्जॉर्प्शन होगी। तो तब वही तो कहा मैंने, समझे नहीं बात? मान लो ये एक स्पीशीज है, ये कोई सैंपल है, इस सैंपल ने वाइब्रेट करना है, वाइब्रेट कैसे क्यों करेगा? कुछ ना कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उसी पे वाइब्रेट होएगा, तो बात तो वही है। ओ, ਤੇ ਸਰ ਹੈਲੋ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰ, हम्म, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ट्रांजिशन मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? उसमें न्यूक्लियर स्पिन होती है जिसे आप आई कहते हैं, ठीक है? न्यूक्लियस जब मूव करता है, ठीक है, उसकी एक स्पिन होती है, आई आप कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूक्लियर स्पिन के अंदर
जब अपने पास डेल्टा आई चेंज निकाला जाता है, उस न्यूक्लियर स्पिन के अंदर डेल्टा आई की वैल्यू 0 या +-1 आएगी, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन जिसमें डेल्टा आई की वैल्यू 0 या +-1 आ रही है, उसी ट्रांजिशन को मोसबार एक्टिव ट्रांजिशन आप वैलिड प्रूव करते थे और उसको आप इंक्लूड करते थे। उसके अलावा कोई भी ट्रांजिशन आप वैलिड नहीं मानते थे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक, नहीं नहीं, न्यूक्लियर स्पिन जो है वो लेवल्स को कह रहे हैं। न्यूक्लियर स्पिन हर एक लेवल की एक एक पर्टिकुलर वैल्यू है। उन लेवल्स के बीच में जब ट्रांजिशन होती है, उसे आप न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन कहते हैं। मीन सर जहाँ पे रेजोनेंस होगी न्यूक्लियस की स्पिन की वहीं पे ट्रांजिशन शो होगी। हाँ बिल्कुल, ओके। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ठीक है।